पियरलेस ड्रैगन सॉवरेन। अध्याय 21। तलवार आदरणीय कुई गुआंग। आध्यात्मिक खजाने का रक्त धीरे धीरे गुनयानक्सू के घाव पर टपक रहा था। एक हल्की सुनहरी चमक के साथ वह घाव जो गुनयानक्सू की मौत का कारण बन सकता था, आश्चर्यजनक रूप से एक स्पष्ट गति से ठीक होने लगा। यह दृश्य देखकर चूनान अपनी खुशी नहीं छिपा सका। यह काम कर गया। मेरा खजाना रक्त सचमुच घावों को भरने में मदद कर सकता है। चूनान को अभी भी समझ नहीं आया था कि उसके रक्त में इतनी असाधारण क्षमताएं क्यों थीं। हालांकि उन्होंने गौर किया कि जैसे जैसे उनकी साधना में सुधार होता गया, खजाने के रक्त की आध्यात्मिकता और भी तीव्र होती चली गई। मेरी साधना के साथ साथ खजाने के रक्त की क्षमता भी बढ़ेगी। ऐसा लगता है कि इसमें अकल्पनीय रहस्य छिपे हैं। चूनान ने चुपचाप आह भरी और गुनयानक्सू के घाव पर और अधिक खजाना रक्त डालना जारी रखा। अगरबत्ती की एक बत्ती जल जाने के बाद भयानक घाव पूरी तरह से ठीक हो गया था, हालांकि अभी भी कुछ मामूली आंतरिक चोटें हो सकती हैं। गुनयानक्सू पूरी तरह से होश में नहीं आई थी, लेकिन उसकी सांसें स्थिर हो गई थीं। चूनान ने राहत की सांस ली, लेकिन जल्द ही उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसे ठीक होने में मदद करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए उसने गुनयानक्सू के कपड़े फाड़ दिए थे, जिससे उसका ऊपरी शरीर लगभग पूरी तरह से नंगा हो गया था। सौभाग्य से वह अभी तक जागी नहीं है। चूनान कोई गलतफहमी नहीं चाहता था, इसलिए उसने जल्दी से गुनयानक्सू के कपड़े ठीक किए और फिर पास में पालथी मारकर बैठ गया, मानो कुछ हुआ ही न हो, और उसके जागने का इंतजार करने लगा। अपनी छाती पर बने छोटे तलवार के टैटू को धीरे से सहलाते हुए चूनान और भी अधिक असमंजस में पड़ गया। पहले ट्रेजर ब्लड, अब यह छोटा सा तलवार का टैटू। चूनान को लगा कि उसके शरीर में कई रहस्य छिपे हुए हैं। आखिर यह चीज क्या है? शायद प्राचीन ग्रंथों पर शोध करने से इस पर कुछ प्रकाश पड़ सके। जब चूनान सोच विचार कर रही थी, तभी अचानक एक गहरी आवाज गूंजी, जांच करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद आकर आपको बता दूंगा। कौन? चूनान अचानक खड़ा हो गया, तुरंत आध्यात्मिक शक्ति का संचार करते हुए। उसकी ठंडी निगाहें हर दिशा में तीव्र सतर्कता से घूम रही थीं। तुम कौन हो? सामने आओ। चूनान आश्चर्यचकित था। उसके और गुनयानक्सू के अलावा उसे आसपास किसी तीसरे व्यक्ति की उपस्थिति का आभास नहीं हुआ। इससे यह संकेत मिलता है कि प्रतिद्वंदी की छुपने की तकनीक असाधारण रूप से शक्तिशाली थी। खोजना बंद करो, मैं तुम्हारे शरीर पर हूं। जब चूनान अनिश्चितता से स्तब्ध खड़ी थी, तभी वह गहरी आवाज फिर सुनाई दी। चूनान चौंक गया और उसने अपना सिर छूते हुए कहा, वो आवाज, क्या वो मेरे दिमाग में है? क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने अनजाने में ही अपनी ऊर्जा को भटका दिया हो? चूनान की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि वह जानता था कि मार्शल आर्टिस्ट कभी कभी अप्रत्याशित घटनाओं के कारण ऊर्जा के भटकाव का शिकार हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप एक ही शरीर में दो परस्पर विरोधी चेतनाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जो वास्तव में बहुत खतरनाक है। चूनान की उलझन सुनकर गहरी आवाज ने असहाय होकर आह भरी, मूर्ख, मैं तुम्हारे शरीर के भीतर से निकली हुई खंडित चेतना नहीं हूं। जैसे ही आवाज बंद हुई, चूनान को अचानक अपने सीने में ऐसा दर्द महसूस हुआ मानो किसी तेज तलवार से छेद दिया गया हो। उसने अपनी छाती ऊपर उठाई और देखा कि छोटी सी तलवार का टैटू धड़क रहा है। चूनान एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, लेकिन जल्द ही उसने प्रतिक्रिया दी, तुम ये छोटी सी तलवार का टैटू हो? क्या तुम सच में जीवित हो उठी हो? वूश! चूनान के कानों के पास से हवा की सीटी की आवाज गुजरी। उसके बाद एक छोटी तलवार के टैटू से एक घोर काली आकृति उभरी और चूनान के सामने प्रकट हुई। चूनान सचमुच हैरान रह गई। भयानक, शक्तिशाली, अवर्णनीय। यह एक ऐसी ताकत थी जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता था, जो इंसानों की क्षमता से परे थी। अचानक प्रकट हुई काली आकृति ने गहरे काले रंग का लबादा ओढ़ रखा था और उसके लंबे काले बाल हवा के बिना लहरा रहे थे। एक पीला चेहरा, एक ठंडी निगाह, एक जबरदस्त दबाव बिखेर रही थी जिसने दुनिया से घृणा करने वाले अनगिनत मार्शल आर्टिस्टों को ढक लिया था। इससे चूनान अकारण ही चिंतित हो गई, जिसके कारण शियाओक्वान तलवार समर्पण भाव से हिंसक रूप से कांपने लगी। निसंदेह यह व्यक्ति कम से कम एक समय में अद्वितीय शक्ति का प्रतीक था। उसका पूरा शरीर पारदर्शी और झिलमिलाता हुआ था, संभवतः किसी आत्मा का अवशेष था। फिर भी इससे चूनान काफी चिंतित हो गया। उसकी समझ के अनुसार यांगवील क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट भी मृत्यु के बाद अपनी आत्मा को प्रकट नहीं कर सकते थे। उसके सामने मौजूद प्राणी निस्संदेह यांगवील क्षेत्र से भी कहीं अधिक भयावह था। चूनान का मुंह सूख गया। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूं, आप कौन हैं? उस काले आकृति ने ठंडी सांस ली और घमंड से कहा, मेरा नाम कुई गुआंग है, आप मुझे तलवार पूज्य कह सकते हैं। तलवार पूज्य? चूनान का दिल उछल पड़ा। जो लोग खुद को आदरणीय कहने का साहस करते थे, वे हमेशा कल्पना से परे भयावह होते थे। उसका दिल शांत हुआ और उसने पूछताछ जारी रखी, तलवार पूज्य, क्या आपने अभी अभी दुर्जय शत्रुओं को मारने में मेरी सहायता की? कुई गुआंग ने सिर हिलाया और ठंडे लहजे में जवाब दिया, बेशक, अगर मैं न होता तो तुम अब तक 800 बार मर चुके होते। इस असीम शक्ति के सामने चूनान ने अहंकार दिखाने की हिम्मत नहीं की और आदरपूर्वक कहा, धन्यवाद वरिष्ठ, मेरी जान बचाने के लिए। क्या मैं जान सकता हूं कि आपने मेरी जान क्यों बचाई? कुई गुआंग की वर्तमान स्थिति को एक अवशिष्ट आत्मा के रूप में पहचानते हुए चूनान ने अनुमान लगाया कि प्रतिद्वंद्वी की स्थिति भी अच्छी नहीं थी। आज की उनकी उपस्थिति संभवतः बातचीत के लिए थी।
वास्तव में कुई गुआंग ने चूनान को ध्यान से देखा और हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, सम्राट स्तर की मार्शल वेन, नींव भी मजबूत है, सेलेस्टियल क्रॉसिंग दायरे में आपकी प्रतिभा असाधारण है। चूनान को ज्ञानोदय का अनुभव हुआ। उसने प्राचीन ग्रंथों से सीखा था कि सेलेस्टियल क्रॉसिंग क्षेत्र एक विशाल भूभाग था, ग्रीन माउंटेन काउंटी महज एक छोटा सा कोना था। कुई गुआंग ने आगे कहा, भयंकर युद्ध में मेरा भौतिक रूप नष्ट हो गया, केवल यह अवशेष आत्मा ही बची रही जो लंबे समय से उस लटकन के भीतर छिपी हुई थी। आज ही मुझे कुछ ताकत वापस मिली है, मेरी चेतना बहाल हुई है। लेकिन मैं अनंत काल तक एक अवशेष आत्मा के रूप में नहीं रह सकता। मैं अपने शरीर को पुनः प्राप्त करने और निम्न लोक के शिखर पर आरोहण करने का संकल्प लेता हूं। बोलने के बाद कुई गुआंग ने अपनी डरावनी निगाहें चूनान पर टिका दीं। चूनान, क्या तुम मुझे अपना गुरु स्वीकार करोगे? क्या? चूनान को लगा कि उसने गलत सुना है। कुई गुआंग ने दोहराया, मैं तुम्हें सर्वोच्च मार्शल दाव प्रदान करूंगा। तुम मेरे शरीर को पुनर्स्थापित करने में मेरी सहायता करो। जब मेरा शारीरिक रूप पुनर्जीवित हो जाएगा तो मैं तुम्हें संपूर्ण स्वर्गीय पारगमन क्षेत्र प्रदान करूंगा। यह कैसा रहेगा? चूनान चकित रह गई। क्या इस रहस्यमयी सत्ता ने संपूर्ण आकाशीय क्षेत्र को उपहार में देने का प्रस्ताव रखा था? लेकिन चूनान ने जल्द ही खुद को संभाल लिया, क्योंकि सच्चाई चाहे जो भी हो, उसके पास कोई विकल्प नहीं था। कुई गुआंग उसका अभिन्न अंग बन चुका था, इससे बचना असंभव था। प्रशिक्षु बनने और सहयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तब चूनान ने तुरंत झुककर अभिवादन किया, शिष्य चूनान, गुरु को प्रणाम करें। चूनान की शिष्यता प्राप्त करने पर कुई गुआंग दिल खोलकर हंसे और फिर बोले, चूनान, तुम्हें जल्द ही एहसास हो जाएगा कि मुझे अपना गुरु बनाने में कोई बुराई नहीं है। मैं अभी आराम करूंगा, वह महिला जागने ही वाली है। काम पूरा होने पर कुई गुआंग वापस छोटी तलवार के टैटू में लौट आया। चूनान को अपने भीतर टैटू को लेकर अनिश्चितता महसूस हो रही थी। वह सोच रहा था कि कुई गुआंग के अधीन प्रशिक्षु बनना उसके लिए सौभाग्य होगा या दुर्भाग्य, क्योंकि वह इस व्यक्ति के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। आखिरकार वह जानता था कि कुछ मार्शल आर्टिस्टों की बची हुई आत्माएं पुनर्जन्म ले सकती हैं। चूनान, क्या मैं मर गई हूं? इसी क्षण पीछे से गुनियानक्सू की थोड़ी कमजोर आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर चूनान झट से मुड़ गई और बोली, सीनियर सिस्टर गु, दुश्मन मारे जा चुके हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। गुनियानक्सू चौंक गई, अचानक सीधी बैठ गई और उसने जमीन पर चुमियाओं और ली जियानफेई के शव देखे। वे सचमुच मर गए हैं। गुनियानक्सू आखिरकार खड़ी हो गई। अचानक उसने अपनी छाती को छुआ और पाया कि जिस घाव ने लगभग उसकी जान ले ली थी, वह भी ठीक हो गया था और निशान भी नहीं बचे। वह सचमुच हैरान रह गई और जल्दी से पूछा, चूनान, आखिर हुआ क्या? चूनान ने कई विवरण छिपाए, बस इतना बताया कि जब उसे मारा जाने वाला था तभी एक बलवान व्यक्ति वहां से गुजरा। उसने चुमियाओ और ली जियानफेई को तिरस्कारपूर्ण समझा और अनायास ही उनकी हत्या कर दी। प्रस्थान करने से पहले उन्होंने गुनियानक्सू का इलाज भी किया और उसे मृत्यु के खतरे से बचाया। अध्याय 22, झाओ पर्वत का हमला। चूनान ने इस बात का जिक्र नहीं किया कि उसने गुनियानक्सू की जान बचाने के लिए ट्रेजर ब्लड का इस्तेमाल किया था। आखिरकार ट्रेजर ब्लड की वजह से उसे एक बार भारी नुकसान हुआ था और वह नहीं चाहती थी कि ऐसी कोई भी घटना हो। हालांकि गुनियानक्सू को यह कुछ हद तक अप्रत्याशित लगा, लेकिन उसने तुरंत उस पर संदेह करने का कोई कारण नहीं सोचा। आखिरकार ली जियानफेई एक स्पिरिट पिलरियलम मार्शल आर्टिस्ट थे और चूनान की ताकत को देखते थे। अगर किसी ने उन्हें बंद कर दिया तो उनका जीवित रहना असंभव हो गया। इस मशीन पर चूनान ने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा, धन्यवाद वरिष्ठ पादरीगु, मेरे लिए उस तलवार को रोकना, नहीं तो मैं मर गया। उन्होंने पूरी ईमानदारी से बात की और वास्तव में वह सच थे। उन्होंने ली जियानफेई की पहली तलवारों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। यदि उसे चोट लग गई तो वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगा, संभवतः उसकी मृत्यु भी हो जाएगी। गुनियानक्सू अचानक शर्मा गई और बोली, आपने पहले मेरी जान बचाई थी, इसे एहसान समझो, इसके बारे में ज्यादातर मत सोचो। चूनान ने उत्तर दिया, मैं समझ गया वरिष्ठ सिस्टर। चूनान को पता था कि जीवन में कई संकटों के कारण नियांगसू के मन में उसके लिए थोड़ी सी स्नेह की भावना विकसित हो गई थी, लेकिन वह इस भावना को और गहरा नहीं करना चाहता था, क्योंकि खतरा हमेशा मौजूद था। इस समय वह पूरी तरह से मार्शल दाव पर केंद्रित थी और ऐसे मामलों में समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। चूनान की प्रतिक्रिया देखने के बाद गुनियानक्सू असमंजस में कहा गया था कि उसे निराश होना चाहिए या राहत नहीं देनी चाहिए, इसलिए वह कहती है, देर हो रही है और हमें नहीं पता कि बाद में हमें किस तरह के व्यवसाय का सामना करना पड़ सकता है, पहले कम्युनिटी लौटें। चूनान ने हिल सिरिया में सहमति व्यक्त की और फिर दोनों साथ साथ सायन माउंटेन काउंटी की ओर चल पड़े। जैसे ही चूनान और गुनियानक्सू वहां से निकले, एक घायल की चोटी दिखाई दी। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि झाओ माउंटेन था, जो ब्लड फ्लोरा पाइथन द्वारा पीछा किए जाने के बाद लापता हो गया था। ब्लड प्लेयर्स पाइथन ने लंबे समय तक उसका पीछा किया था और वह संताओं की बाली में डूबने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इससे पहले ही वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। चूनान और गुनियानक्सू के मिले हुए शॉट को देखकर झाओ माउंटेन ने अपनी प्रतियोगिता करने की योजना शुरू की थी, लेकिन अचानक वह चुमियाओ और ली जियानफेई के शव जमीन पर पड़े देख इन दोनों टुकड़ों को देखने और चूनान के जाने की दिशा को देखने के लिए झाओ माउंटेन के रीढ़ की हड्डियों में सहरन दौड़ लगाई गई। उसे ली जियानफेई को मार डाला गया। उन्होंने यह कैसे किया? चुमियाओ चु परिवार का बेटा था और चूनान, जिसे उसके परिवार से निकाल दिया गया था, ने ऐसा करने की धमकी दी।
क्या उन्हें संप्रदाय की सजा या चू परिवार के प्रतिशोध का डर नहीं है? लेकिन झट से झाओ माउंटेन फैक्ट्री से बाहर आ गया, उसके रसायन पर एक विशालकाय मस्कारा आया। चूनान, तुमने खुद ही यह मुसीबत मोल ली है, मुझे दोष मत दो। चूनान और गुन यानक्सू बिना ज्यादा हलचल मचाए सुरक्षित रूप से सायन माउंटेन तलवार से वापस आ गए। दोनों ने ब्लड पैटर्न पाइथन के पॉइजन फैंग और पॉइजन सैक को मिशन हॉल में ले जाकर कार्य सौंप दिया। लेकिन प्रक्रिया सुचारू नहीं थी। मिशन प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार शिष्य ने भौहें चढ़ाकर पूछा, यह मिशन 4 लोगों द्वारा अंजाम दिया गया था, उनमें से केवल 2 ही क्यों लौटे? बिना किसी झिझक के चूनान ने उत्तर दिया, कार्य पूरा करने के बाद हम पर एक अधिक शक्तिशाली दानव जानवर ने घात लगाकर हमला किया और हम उनसे अलग हो गए। इसके अलावा कार्य के दौरान झाओ माउंटेन और संताओं ने कोई योगदान नहीं दिया, इसलिए पुरस्कार सही मायने में मुझे और गुन यानक्सू को मिलने चाहिए। दूसरे पक्ष ने चूनान को गौर से देखा और फिर कहा, पुरस्कार योगदान अंक सबसे पहले आपको दिए जाएंगे। अगर झाओ माउंटेन और संताओ वापस आकर अपना हिस्सा मांगते हैं तो आपको उन्हें एक हिस्सा देना होगा, अन्यथा संप्रदाय इसे जबरदस्ती वसूल लेगा। चूनान और गुन यानक्सू ने सहमति में सिर हिलाया। चूनान को झाओ पर्वत के भविष्य के बारे में अनिश्चितता थी, लेकिन यह निश्चित था कि संताओ वापस नहीं लौटेगा। जल्द ही कार्यभार सौंपने की प्रक्रिया पूरी हो गई और चूनान और गुन यानक्सू ने मिशन हॉल से निकलने की तैयारी की। गुन यानक्सू ने चूनान को स्नेह से देखा और फिर धीरे से कहा, चूनान, मेरे पिता मुझे मार्शल दाओ में मार्गदर्शन करने आएंगे ताकि मैं स्पिरिट पिल दायरे में प्रवेश करने की तैयारी कर सकूं, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? मेरे पिता यांगवील क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट हैं, उनका मार्गदर्शन अक्सर सटीक होता है और एक दुर्लभ अवसर होता है। गुन यानक्सू को दिल से उम्मीद थी कि चूनान जल्दी से मजबूत हो जाए। चूनान को उसके इरादों का काफी हद तक अंदाजा था, इसलिए उसने दृढ़ता से इनकार करते हुए कहा, एल्डर गु के मार्गदर्शन में मेरी वजह से कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। मैं सीनियर सिस्टर गु की दयालुता की सराहना करती हूँ। पहली बात तो यह थी कि चूनान गुन यानक्सू के साथ अपने संबंधों को और गहरा नहीं करना चाहता था। दूसरी बात यह थी कि उसके पास कोई गुआंग की अवशिष्ट आत्मा थी जो उसे मार्शल दाओ में मार्गदर्शन करती थी, जो गुन यानक्सू के पिता की क्षमताओं से कहीं अधिक थी। चूनान के दृढ़ इनकार को देखकर गुन यानक्सू ने निराशा से सिर हिलाया। बहुत खूब सीनियर सिस्टर, फिर मिलेंगे। जैसे ही चूनान गुन यानक्सू को विदाई देने वाली थी, दूर से एक घमंडी आवाज आई, चूनान सचमुच यहाँ है, तुम्हें ढूंढ लिया। अपना नाम पुकारे जाने की आवाज सुनकर चूनान और गुन यानक्सू दोनों ने आवाज के दूर स्थित स्रोत की ओर देखा और लगभग एक साथ उनकी भौहें तन गईं। उन्होंने देखा कि ब्लड पैटर्न पाइथन द्वारा पीछा किए जाने के कारण गायब हो चुके झाओ माउंटेन प्रकट हुए थे। उनके पीछे काले वस्त्र पहने और लंबी तलवारें लिए हुए कई शिष्य चल रहे थे। ये सभी शिष्य बिना किसी अपवाद के स्पिरिट पिल दायरे के थे, स्पष्ट रूप से आंतरिक संप्रदाय के शिष्य थे। इस समय गुन यानक्सू ने धीरे से कहा, चूनान, सावधान रहो, झाओ माउंटेन पुलिस स्टेशन से लोगों को लेकर आया है। सायन माउंटेन स्वॉर्ड सेक्ट का लॉ एनफोर्समेंट हॉल एक अत्यंत शक्तिशाली संगठन है जो सेक्ट लीडर से लेकर सेवकों तक सभी को नियंत्रित करता है। यदि कोई व्यक्ति संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन करता है तो कानून प्रवर्तन कार्यालय को उसे गिरफ्तार करने का अधिकार है। यदि परिस्थिति असाधारण हो तो वे निवारक के रूप में मौके पर ही कार्रवाई भी कर सकते हैं, जिससे यह सायन माउंटेन स्वॉर्ड सेक्ट के सबसे आधिकारिक संगठनों में से एक बन जाता है। कुछ ही देर में झाओ माउंटेन और लॉ एनफोर्समेंट हॉल के सदस्यों ने उन्हें घेर लिया और चूनान की ओर इशारा करते हुए कहा, वरिष्ठ भाइयों, चूनान ने ही सियान डेमन माउंटेन रेंज में चुमियाओ और ली जियानफेई की हत्या की है। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। चूनान ने भौहें चढ़ाई, उसे उम्मीद नहीं थी कि चुमियाओ और ली जियानफेई के शव इतनी जल्दी मिल जाएंगे। कानून प्रवर्तन हॉल के शिष्यों के नेता ने कड़े स्वर में पूछा, बाहरी संप्रदाय के शिष्य चूनान, क्या झाओ माउंटेन ने जो कहा वह सच है? झाओ माउंटेन ने उपहास किया, साथ ही शिष्यों की हत्या करना एक गंभीर अपराध था, और यह तथ्य तो अलग है कि चुमियाओ और ली जियानफेई दोनों की पहचान असाधारण थी। एक चू परिवार का पुत्र था और दूसरा आंतरिक संप्रदाय का शिष्य था। चूनान द्वारा उनकी हत्या करना एक ऐसा अपराध था जिसके लिए मृत्युदंड दिया जाना चाहिए था। पूछताछ का सामना करते हुए चूनान शांत रहीं और बोली, मुझ पर हत्या का आरोप लगाने के लिए क्या आपके पास कोई सबूत है? झाओ माउंटेन ने जवाब दिया, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है, यही सबूत है। चूनान ने झाओ माउंटेन को घूरते हुए पलटवार किया, तुम्हारा कहना कि तुमने इसे देखा, सबूत है? तो मैं भी यही कह सकता हूं कि मैंने तुम्हें चुमियाओ और ली जियानफेई को मारते हुए देखा। झाओ माउंटेन उत्तेजित होकर झुंझलाहट में बोला, मैं उन्हें कैसे मार सकता था? चुमियाओ की तो बात ही छोड़ो, ली जियानफेई स्पिरिट पिल दायरे का था, क्या मैं उसे मार सकता था? यह सुनकर चूनान की आंखों में शरारत भरी चमक आ गई और उसने उपहास करते हुए कहा, झाओ पर्वत, तुम मार्शल दाओ के 8वें स्तर पर होते हुए भी चुमियाओ और ली जियानफेई को नहीं मार सके, और तुम्हें लगता है कि मैं मार्शल दाओ के 7वें स्तर पर होते हुए ऐसा कर सकता हूं? अगर तुम मुझे फंसाने जा रहे हो तो कम से कम अपने दिमाग का इस्तेमाल तो करो। इस मामले में चूनान को बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। आखिरकार कौन विश्वास करेगा कि मार्शल दाओ के 7वें स्तर का मार्शल आर्टिस्ट स्पिरिट पिल दायरे में किसी को मार सकता है? झाओ माउंटेन के चेहरे के कई रंग बदले, फिर अंत में उसने दांत पीसते हुए कहा, शायद तुमने ही उन पर घात लगाकर हमला किया हो। और क्या तुम भी उन पर घात लगाकर हमला नहीं कर सकते थे? चूनान ने उसी तर्क का प्रयोग उसके विरुद्ध किया।
कानून प्रवर्तन टीम के नेता ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा, यह स्वीकार करते हुए कि प्रत्यक्ष सबूत के बिना केवल गवाहों की गवाही के आधार पर किसी को दोषी ठहराना मुश्किल है, लेकिन इस मामले को यूं ही खत्म भी नहीं किया जा सकता था। आखिरकार 2 शिष्य तो मर चुके थे। सच का पता लगाना अभी बाकी है। चूनान, तुम मुख्य संदिग्ध हो। आगे की पूछताछ के लिए मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। ये शब्द सुनकर झाओ पर्वत मन ही मन प्रसन्न हुआ। पुलिस थाना कोई सुखद जगह नहीं थी, वहां पहुंचने पर पूछताछ का सामना करना पड़ता था। दोष स्वीकार करना एक बात थी, लेकिन इसे नकारने से मृत्यु से भी बदतर पीड़ा सहनी पड़ती। भले ही अंततः चूनान निर्दोष साबित हो जाए, लेकिन वहां जाने से उसकी आधी जान बच जाएगी। अध्याय 23, झाओ पर्वत का वध। चूनान के लिए पुलिस स्टेशन जाना नामुमकिन था, इसलिए उसने बिना किसी झिझक के इनकार कर दिया। मुझे किसी ने नहीं मारा, तो मैं जांच क्यों स्वीकार नहीं करता? ये बात तो नामुमकिन ही थी, लेकिन किसी को भी भूख सही हो या गलत, एक बहुत बड़ी मुसीबत होगी। झाओ माउंटेन ने चूनान की दूरदर्शिता को देखते हुए चिल्लाते हुए कहा, चूनान, अकेले वकील हॉल के आदेश की अनदेखी करने की स्पष्ट रूप से तुम्हें महसूस हो रहा है। सब लोग, उनके शब्दों का समय बर्बाद मत करो। जहां उन्हें फिलिस्तीन में करो, जहां उन्हें ही घाव होगा वह न टूटेंगे। सियान दानव पर्वत श्रृंखला में वापस ज्ञान, उसका चूनान के साथ झगड़ा चल रहा था। इस बात से चिंतित कि चूनान शक्तिशाली होने के लिए क्रांतिकारी था, झाओ पर्वत ने उसे मौत के घाट उतारने के लिए दृढ़ संकल्प किया था। चूनान ने उदास चेहरे के साथ झाओ पर्वत पर जाकर अपनी शत्रुता की सीमा पर आश्चर्यचकित कर दिया। इस समय गुनियानक्सू ने कोल्ड स्वर में कहा, झाओ माउंटेन, नशे की लत बंद करो। मैं पूरे समय चूनान के साथ था। मैं गवाही दे सकता हूं कि चू मियाओ और ली जियानफेई की हत्या वह बिल्कुल नहीं की थी। गुनियानक्सू को चूनान के साथ कोलोराडो से देखने पर झाओ माउंटेन को घृणा और तृष्णा दोनों का अनुभव हुआ, और वह चाहती थी कि चूनान को कहीं और टुकड़े टुकड़े कर दे। गुनियानक्सू, मैंने अपनी आंखों से चूनान को ढहते हुए देखा, उसकी रक्षा मत करो। प्रमोशन लॉ टीम के नेताओं ने भी स्पष्ट स्वर में कहा, चाहे आप चमकें या नहीं, सबसे पहले लॉ प्रमोशन हॉल पहुंचे। चूनान, अगर तुम हठपूर्वक विरोध करते हो और कानूनी प्रवर्तन हॉल का विरोध करना चाहते हो, तो मैं तुम्हें शिकायत पर ही संप्रदाय का उल्लंघन करने का आरोप लगा दूंगा। चू मियाओ और ली जियानफेई की मौत का कोई कारण नहीं होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चूनान हत्यारा था या नहीं। लॉ एनफोर्समेंट हॉल को बस एक चेले की जरूरत थी जो बलि का बकरा बन जाए, इतना ही काफी था। तुम कहते हो कि मैं संप्रदाय का उल्लंघन कर रहा हूं, सिर्फ गलत बयान दे रहा हूं। क्या कानून प्रवर्तन विभाग के लोग हमेशा इतनी ही हिंसा करते रहते हैं? चूनान ने परेशान होकर सवाल किया। वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। अगर दूसरी तरफ से इसी तरह की जबरदस्ती जारी रही, तो वह निश्चित रूप से उग्र प्रतिरोध के रूप में सामने आएगा। लॉ प्रमोशन हॉल के शिष्यों के नेताओं ने चूनान की हठधर्मिता को देखकर कुछ बुरा महसूस किया और कहा, नियमित लॉ प्रमोशन हॉल को छोड़ दिया गया है। लॉ प्रमोशन हॉल में वही नियम है। तर्क? मैं जो कहता हूं वही तर्क है। इतना सब देखने के बाद उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि चूनान तैयार है या नहीं। उसने सीधे अपनी पूरी साधना शक्ति का उपयोग करते हुए चूनान को पकड़ लिया। छोटा चूनान सहयोग नहीं करेगा, इसलिए उसे ऐसा करने के लिए मजबूर करना पड़ा। झाओ माउंटेन ने एक कठिन भाव प्रकट किया और मन ही मन समीक्षा की। इस बार चूनान बिल्कुल नहीं बच गया। चूनान का चेहरा बेहद गंभीर हो गया था। उनके सामने खड़ा व्यक्तित्व वास्तव में ली जियानफेई से अधिक शक्तिशाली था। तलवार के पूज्य गुरुजी, सामने वाला व्यक्ति बहुत कठिन है, कृपया मेरी मदद करें। इस स्थिति में चूनान के पास कुई गुआंग से मदद मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। लेकिन कुई गुआंग ने जवाब दिया, हम सिर्फ एक मामूली स्पिरिट पिल दायरे में ही तुम हार गए। मेरे लिए तो वाकई शर्मनाक है। यह सुनकर चूनान को थोड़ी असहजता महसूस हुई, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। वह इतनी छोटी सी बात के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता था। हे तलवार पूज्य गुरु, कृपया मेरी सहायता करें। चूनान की विनती देखकर कुई गुआंग ने अनिच्छा से उसे स्वॉर्ड क्यूई भेजा। जल्द ही दुनिया में अजेय होने और किसी को भी एक ही बार में हराने की क्षमता का वह एहसास चूनान के शरीर में वापस आ गया। उसके भीतर तेजी से भयानक शक्ति एकत्रित होने लगी। जैसे ही चूनान कानून प्रवर्तन टीम के शिष्यों के हमले का जवाब देने और प्रतिरोध करने ही वाली थी, तभी हवा से एक ठंडी सी आवाज आई, तुम क्या कर रहे हो? फिर सफेद वस्त्र पहने एक आकृति आकाश से नीचे उतरी। गुनियानक्सू ने उस व्यक्ति को देखकर खुशी से कहा, पिताजी, आखिरकार आपने कर ही दिखाया। सफेद वस्त्रधारी आकृति को देखकर चूनान भी चौंक गया। क्या यह वही एल्डर गुक्यू नहीं थे जो कुछ समय पहले शिष्यों की भर्ती के लिए जिम्मेदार थे? तो वह गुनियानक्सू के पिता थे। हालांकि यह अप्रत्याशित था, लेकिन यह तर्कसंगत था। गुक्यू के आने से झाओ माउंटेन और कानून प्रवर्तन टीम के शिष्यों के चेहरे बिगड़ गए। गुनियानक्सू ने गुक्यू को स्थिति के बारे में बताया और वह क्रोधित हो गया। बिना सबूत के किसी को गिरफ्तार करना चाहते हुए कानून प्रवर्तन हॉल अत्यधिक मनमानी कर रहा है, लगभग हमारे संप्रदाय के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया है। डर से कांपते हुए झाओ माउंटेन ने तर्क दिया, वृद्ध, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। मैं चुप रहो। गुक्यू ने एक थप्पड़ से झाओ माउंटेन को घायल कर दिया, जिससे वह खून थूकते हुए जमीन पर गिर पड़ा। इस दृश्य ने कानून प्रवर्तन टीम के शिष्यों को भयभीत कर दिया और वे लगातार कांपने लगे। उनके चेहरे पर भय के भाव स्पष्ट थे। गुक्यू ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, मैं गुक्यू तर्क पर विश्वास करता हूं। अगर आपके पास सबूत हैं तो आप चूनान को अभी ले जा सकते हैं।
इस बात का कोई सबूत नहीं था कि चू मियाओ और ली जियानफेई की हत्या कहाँ हुई थी, उनके पास बार बार माफी मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और अंत में वे शर्मनाक तरीके से भाग गए। संकट हल हो जाने के बाद चू नान ने कुई गुआंग से बिजली उधार लेना भी बंद कर दिया और कृतज्ञतापूर्वक कहा, बड़े गु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुक्यू ने चूनान को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखते हुए संतुष्टि से सिर हिलाया। 1 महीने से भी कम समय में 2 स्तरों का सुधार, बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। महज एक संयोग, चूनान ने अत्यंत विनम्रता के साथ सम्मानजनक लहजे में कहा। गुक्यू यांगवील क्षेत्र का एक मार्शल आर्टिस्ट था और उसने 2 बार उसकी मदद की थी। उद्देश्य चाहे जो भी हो, चूनान वास्तव में उसका आभारी था। तीनों के बीच कुछ औपचारिक बातचीत के बाद चूनान ने विदा लेने की योजना बनाई, लेकिन जाने से पहले उसने अनायास ही पूछा, वरिष्ठ बहन गु, क्या आप जानती हैं कि झाओ माउंटेन कहाँ रहता है? कुछ देर सोचने के बाद गुनयानक्सू ने चूनान को झाओ पर्वत के स्थान के बारे में बताया। इसके बाद चूनान ने विदा ली और तेजी से वहां से चला गया। चूनान की जाती हुई आकृति को देखकर गुनयानक्सू ने उत्सुकता से पूछा, पिताजी, चूनान ने यह क्यों पूछा कि झाओ पर्वत कहाँ रहता है? गुक्यू ने कुछ देर सोचने के बाद हल्के से हंसते हुए कहा, उसकी चिंता मत करो, तुम घर जाओ और मेरा इंतजार करो। धत तेरी की, अगर तुम न होते तो मैं गुनयानक्सू से कैसे झगड़ता और एक खूनी पैटर्न वाले अजगर द्वारा मेरा पीछा किया जाता। और आज एल्डर गु द्वारा मुझे बुरी तरह घायल कर दिया गया। मुझे नहीं पता कि मैं स्पिरिट पिल दायरे में कब प्रवेश कर पाऊंगा। एक छोटे से आंगन में झाओ माउंटेन ने अपनी चोटों का इलाज करते हुए शाप दिया। चूनान के प्रति उसकी नफरत चरम पर पहुंच गई थी और उसके दिल में गहरा भय भी बैठा हुआ था। चूनान के पास सम्राट स्तर की मार्शल शक्ति है और वह जल्द ही मुझसे आगे निकल जाएगा। अगर वह बदला लेने की कोशिश करे तो मुझे क्या करना चाहिए? जल्द ही झाओ माउंटेन की आंखें चमक उठीं और उसने व्यंग्य करते हुए कहा, जैसा कि मैं जानता हूं, चूनान का चू परिवार से कोई मेलमिलाप नहीं हो सकता। अगर मैं चूहाई को चू मियाओ की मौत के बारे में सच बता दूं तो वह चूनान को नहीं छोड़ेगा। है चूहाई पवन और बादल रैंकिंग में शीर्ष आंतरिक संप्रदाय का शिष्य है, निश्चित रूप से वह चूनान को मरने की इच्छा करने पर मजबूर कर देगा। झाओ माउंटेन अपनी योजना पर खुश हो ही रहा था कि अचानक दरवाजे के बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। आवाज सुनकर झाओ माउंटेन तुरंत सतर्क हो गया और बाहर पूछने लगा, कौन है? झाओ पर्वत, आपकी जगह अच्छी है, आपके दफन स्थल के लिए एकदम सही है। चरमराहट की आवाज के साथ दरवाजा खुला और चूनान धीरे धीरे नंगे हाथों से अंदर चली गई। कहते हैं ना, खलनायक से बचाव करना मुश्किल होता है, और हालांकि झाओ माउंटेन शक्तिशाली नहीं था, चूनान को वह बहुत बड़ी परेशानी लगता था। इस आदमी के आकर मुसीबत खड़ी करने का इंतजार करने के बजाय बेहतर यही था कि पहल करके इस समस्या को शुरुआत में ही खत्म कर दिया जाए ताकि भविष्य में कोई परेशानी न हो। चूनान को देखकर झाओ माउंटेन पहले चौंक गया, फिर उसने व्यंग्य करते हुए कहा, चूनान, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? चूनान ने निर्दयतापूर्वक कहा, नए साल के लिए तुम्हें जीवित क्यों रखना है? यह सुनकर झाओ माउंटेन ने उपहास करते हुए कहा, भले ही मैं बुरी तरह घायल हो जाऊं, लेकिन तुम्हारी 7वीं स्तर की मार्शल दाव साधना के साथ तुम मुझे कैसे मार सकते हो? चूनान ने बेपसी से सिर हिलाया और कहा, तुम कहते हो कि मैंने चूमियाओ और ली जियानफेई को मार डाला, लेकिन तुम्हें विश्वास नहीं है कि मैं तुम्हें मार सकता हूं? क्या आप ली जियानफेई से अधिक मजबूत हैं? झाओ पर्वत चूनान के कथित स्तर से धोखा खाकर अचंभित रह गया। जैसे ही वह विरोध करने के लिए उठने वाला था, चूनान ने पहले ही अपना कदम उठा लिया था। गर्जनशील, प्रभावशाली मुट्ठी, सहकंपन 80। एक फूंक के साथ चूनान बिजली की तरह झाओ पर्वत से गुजरा, उसका हाथ मुट्ठी बनकर पलक झपकते ही झाओ पर्वत की छाती में घुस गया। उसने झाओ माउंटेन से इतनी बकवास इसलिए की ताकि थंडरस डोमिनेटिंग फिस्ट के 80 सहकंपन पूरे हो सके। झाओ माउंटेन ने अविश्वास से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, चूनान, तुम। अपना हाथ पीछे खींचने और अपने शरीर और कमरे में मौजूद निशानों को साफ करने के बाद चूनान बिना किसी को सचेत किए, बिना किसी झिझक के दीवार फांदकर चला गया। हवा में एक सफेद आकृति के अलावा। चूनान को जाते हुए देखकर गुक्यू खुद को हंसने से रोक नहीं पाई और बोली, वह देखने में तो सीधा साधा लगता है, लेकिन उसके तरीके बेहद क्रूर है। लेकिन अभी भी बहुत छोटा है, ऐसा लगता है कि उसने कोई निशान नहीं छोड़ा है, लेकिन अभी भी कई खामियां हैं, इस बूढ़े आदमी को आपकी मदद करने दीजिए। जैसे ही ये शब्द कहे गए, झाओ माउंटेन के छोटे से आंगन में अचानक आग लग गई और एक कप चाय के समय के भीतर ही सब कुछ राख हो गया। अध्याय 24, आने वाला तूफान। झाओ माउंटेन को मारने के बाद चूनान अपने निवास पर लौट आया और साधना की अवस्था में प्रवेश कर गया। अतीत में चूनान ने केवल बंद चट्टानों के पीछे ही अंधाधुंध अभ्यास किया था, लेकिन कुई गुआंग के निर्देशन से उसे मार्शल कौशल के बारे में अपनी उलझन के बारे में अलग अलग तरह से प्राप्त हुआ। थंडरस डोमिनेटिंग फिस्ट, सोअरिंग विंड स्काई स्टिपिंग टेक्निक और सयान माउंटेन स्वॉर्ड टेक्निक, ये सभी अत्यंत रहस्यमय मार्शल कौशल हैं। स्पिरिट पिल ग्रुप में प्रवेश करने से पहले वे चूनान के हमलों के मुख्य साधन थे। निर्जन गहनता रूपांतरण और अपने स्वयं के अनमोल रक्त के अभ्यास से प्राप्त चिकित्सीय औषधीय गुणों पर गर्जनापूर्ण प्रभुत्व बलशाली का अभ्यास भौतिक गुणों के रूप में जारी हो रहा है। जैसे ही वह मार्शल दाव के 9वें स्तर तक पहुंच पाता है, वह 100 प्रतिध्वनि पूर्ण कर सकता है, जो शीर्ष स्तर के मार्शल कौशल के समकक्ष होता है। चूनान ने तो प्रतिध्वनि को 100 गुना से भी ज्यादा करने के बारे में भी सोचा, जिससे एक ऐसी शक्ति का काम हो सके जो पीले स्तर के मार्शल कौशल से कम न हो।
साथ ही उड़ती हुई हवा, आकाश स्टिपिंग तकनीक भी न्यूनतम सफलता के स्तर तक पहुंच गई, जिससे वह उन असाधारण को चित्रित करने में सक्षम हो गई जो साधारण मार्शल कलाकार नहीं कर सकते थे, जिससे वह अधिक तेज और फुलीला बन गया। जहां तक सियान माउंटेन तलवार टेक्निक की बात है, साइन माउंटेन स्वॉर्ड टेक्निक भले ही एक मध्य स्तर की मार्शल कला हो, लेकिन यह आप पर पूरी तरह से लागू होता है। मेरे निर्देशन में आपकी सयान माउंटेन स्वॉर्ड तकनीक ने बहुत जल्द ही बड़ी सफलता प्राप्त कर ली और संभवतः पूर्णता भी प्राप्त कर ली। कुई गुआंग ने अपने शब्दों में पूर्ण विश्वास के साथ गर्व की बात कही। तलवारबाजी का अभ्यास करने की प्रक्रिया भी साधना की प्रक्रिया है। तलवार का मार्गदर्शक मार्शल आर्ट क्षेत्र में सबसे वैज्ञानिक और शक्तिशाली है। मेरे समय में मैंने एक युग पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए तलवारों का सहारा लिया। चूनान को कुई गुआंग की शेखी बघाड़ने पर कुछ संदेह था। आखिरकार उसने कई वर्षों तक भुगतान किया और उसने कभी भी किसी भी तलवार का उपयोग करके एक युग में कुचले जाने की बात नहीं सुनी थी। हालांकि चूनान को कुई गुआंग की पूर्व महाशक्ति के बारे में पूरा विश्वास था। उन्होंने आदर टेक से कहा, तो हे तलवार पूज्य गुरु, कृपया अपने शिष्यों को तलवारों का मार्ग सिखाएं। चूनान के फूल और फूलों को देखकर कुई गुआंग का दिल नर हो गया और उसने कहा, तो हथियार दिल से अभ्यास करना चाहिए। भविष्य में जब तुमसे मिलो तो मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल मत करना। इसके बाद चूनान ने कुई गुआंग के निर्देशन में सियान माउंटेन तलवार टेक्निक का अभ्यास शुरू किया। तलवारबाजी का अभ्यास करते समय चूनान ने निर्जन गहनता रूपांतरण का भी प्रयोग किया, जिससे तलवारबाजी की उनकी समझ और साधना दोनों में सुधार हुआ। पल झपकते ही आधा मंत्र चला गया और कुई गुआंग के दिशा निर्देश में चूनान ने सियान माउंटेन तलवार तकनीक को पूर्णता तक पहुंचा दिया। उनकी साधना ने मार्शल दाओ के रोमानियाई स्तर के मध्य चरण तक प्रवेश कर लिया। स्पिरिट पिलरेलम मार्शल आर्टिस्ट बनने के करीब पहुंच रही थी। इस समय चूनान बहुत आश्वस्त था। अगर उसका सामना ली जियानफेई जैसे स्पिरिट पिलरेल मार्शल आर्टिस्ट से दोबारा होता तो भले ही वह जीत न पाता, लेकिन उसके पास पलटवार करने के साधन जरूर होंगे। भन 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 भन। जैसे ही चूनान ने साधना जारी रखने और एक ही बार में मार्शल दाओ के 9वें स्तर तक पहुंचने की योजना बनाई, अचानक उसके संप्रदाय का पहचान चिन्ह बजने लगा। क्या हो रहा है? चूनान ने थोड़ा भौहें चढ़ाकर पहचान पत्र निकालकर जांच की। जो उसने देखा उससे उसके चेहरे के भाव बदल गए। पहचान चिन्ह से पता चला कि विंड एंड क्लाउड रैंकिंग में 10 से अधिक लोग उसे चुनौती दे रहे थे। इन नामों को देखकर चूनान को याद आया कि वे सभी बाह्य संप्रदाय के शिष्यों में उत्कृष्ट शिष्य थे, जो किसी भी समय आंतरिक संप्रदाय के शिष्य बनने में सक्षम थे। वे सभी सूची में 300वें स्थान पर थे, तो फिर उसे चुनौती क्यों दी जाए जो 32वें स्थान पर था? कुई गुआंग ने चूनान को गहरी सोच में डूबा हुआ देखकर कुछ असंतुष्ट भाव से कहा, एक मार्शल आर्टिस्ट को चुनौती से बचना नहीं चाहिए, क्या तुम डर रहे हो? चूनान ने बेबसी से कहा, तलवार पूज्य गुरुजी, मैं डरा हुआ नहीं हूं। मुझे बस यह मामला थोड़ा अजीब लग रहा है। कुई गुआंग ने ठंडी सांस ली, उसकी आवाज में तिरस्कार भरा था। अगर यह अजीब है तो एक अकेली तलवार इसे रोक सकती है। मेरी बात सुनो और चुनौती स्वीकार करो। अपनी तलवार से सबको बता दो कि चूनान, तुम्हें धमकाना आसान नहीं है। यह सुनकर चूनान ने चुपचाप सिर हिलाया, लेकिन फिर झिझकते हुए कहा, लेकिन गुरुजी, मेरे पास तलवार नहीं है। कुई गुआंग के चेहरे पर एक गहरी लकीर उभर आई। पलक झपकते ही चूनान खाली हाथ विंड एंड क्लाउड रैंकिंग प्लाजा पहुंची और उसने पाया कि आज वहां विशेष रूप से बहुत सारे लोग थे। अधिकांश लोग चूनान को नहीं पहचानते थे और उनकी शक्ल सूरत ने उनका ध्यान आकर्षित नहीं किया। चूनान ने दूर से पवन और बादल रैंकिंग को देखते हुए थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। उसने देखा कि बाहरी संप्रदाय के 9वें स्तर के मार्शल दाओ के आधे से अधिक स्नातकोत्तर मार्शल आर्टिस्ट 340वें स्थान से नीचे गिर गए थे। उन 300 कमरों में मार्शल दाओ के 8वें स्तर के लोग निवास कर रहे थे। इससे चूनान को एक गंभीर समस्या नजर आई। उच्च रैंक वाले निचले रैंक वालों को चुनौती नहीं दे सकते, जिसका मतलब यह था कि इन 9वें स्तर के लोगों ने जानबूझकर रैंक में गिरावट दर्ज की ताकि वे विशेष रूप से उसे चुनौती दे सकें। दिलचस्प। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इसके पीछे किसी का हाथ नहीं था। उन्हें किसने उकसाया होगा? क्या यह चू परिवार का कोई सदस्य है? इस समय विंड एंड क्लाउड रैंकिंग प्लाजा में हर तरफ चर्चाओं का माहौल था। आखिरकार 10 से ज्यादा शीर्ष आउटर सेक्ट के अभिजात वर्ग ने जानबूझकर अपना रैंक गिराकर एक व्यक्ति को चुनौती दी थी। इस तरह की घटना सायन माउंटेन स्वॉर्ड सेक्ट में भी दुर्लभ थी। बहुत से लोगों को यह आभास हो सकता था कि इसके पीछे कुछ अज्ञात रहस्य छिपे हुए हैं। इस चूनान ने किसे नाराज किया है और इतने सारे वरिष्ठ भाई उसे चुनौती क्यों दे रहे हैं? क्या तुम्हें नहीं पता? ऐसी अफवाहें थीं कि चूनान ने चूहाई के भाई चुमियाओं की हत्या कर दी थी, जो पवन और बादल रैंकिंग में शीर्ष पर था। सच में? चूनान की हिम्मत कैसे हुई? पता नहीं यह सच है या नहीं, लेकिन चूहाई के एकांतवास से लौटने के बाद उसने बदला लेने के लिए चूनान को जान से मारने की कसम खाई है। हमारे बाहरी संप्रदाय के कुलीन लोग चूहाई को खुश करने के लिए चूनान के खिलाफ कार्रवाई करने को बेताब हैं। जब चूहाई उसे निशाना बना रहा है तो चूनान का खेल खत्म हो गया है। भीड़ में एक सुंदर आकृति के चेहरे पर चिंता की झलक दिखाई दी। उसकी बेचैन निगाहें चूनान को ढूंढते हुए चारों ओर घूम रही थी। वह कोई और नहीं बल्कि गुनिया नक्सू थी। चूहाई द्वारा चूनान को जान से मारने की धमकी और बाहरी संप्रदाय के अभिजात वर्ग द्वारा सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया देने की बात सुनकर वह इस सब को रोकने की कोशिश करने के लिए बेचैनी से आई।
लेकिन इसे रोकने के लिए उसकी शक्ति बहुत कम थी। वह केवल चूनान के आने का इंतजार कर सकती थी और इस संघर्ष से बचने के लिए उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने का इंतजार कर सकती थी। इसी बीच चूनान को चुनौती देने वाले बाहरी संप्रदाय के सभी शिष्यों के चेहरे पर उत्सुकता और अधीरता के भाव दिखाई दिए। चूनान अभी तक क्यों नहीं आया? क्या वह आने से बहुत डर रहा है और भागने की योजना बना रहा है? मैंने पहाड़ के द्वार को बंद करने के लिए पहले ही लोगों को भेज दिया है। अगर उसने पहाड़ छोड़ने की हिम्मत की तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि वह कभी वापस न लौटे। 9वें स्तर के मार्शल दाओ अभ्यासियों ने ठंडे लहजे में उपहास किया, यह सोचते हुए कि चाहे चूनान चुनौती स्वीकार करना चाहे या नहीं, उसका पतन निश्चित था। मेरी राय में वह कायर चूनान हमारी चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करेगा, वह तो बस एक डरा हुआ कछुआ है। यह सुनकर गुनयानक्सु आक्रोश से भर उठी। उसकी नजर में चूनान कायर नहीं था। किसने कहा कि मैं कायर हूं? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें पहले कछुआ बना दूंगा? अचानक पास ही से एक ठंडी हंसी सुनाई दी और सभी चौंक गए, फिर देखने के लिए मुड़ गए। उन्होंने चूनान को धीरे धीरे भीड़ से बाहर निकलते देखा और जैसे ही वह आगे बढ़ा, लोगों ने उसके लिए रास्ता बना दिया ताकि वह सीधे उन 9वें स्तर के मार्शल दाओ शिष्यों के पास जा सके। चूनान की ठंडी निगाहें इन लोगों पर घूमी और फिर उसने पूछा, क्या तुम ही हो जो मुझे चुनौती देना चाहते हो? एक बलवान व्यक्ति ने उपहास करते हुए आगे कदम बढ़ाया और चूनान पर मुट्ठी कसते हुए कहा, चूनान, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम अपनी साधना को अपंग कर लो और चूहाई के सामने सिर झुकाकर अपना गुनाह कबूल कर लो। अन्यथा जब हम मैदान में पहुंचेंगे तो मैं स्वयं कार्रवाई करूंगा। सोंग कियांग की मुट्ठी से चटकने की आवाज आई, जिससे उसका धमकी भरा इरादा स्पष्ट हो गया। जैसे ही चूनान लड़ाई के लिए सहमत होने ही वाला था, गुनयानक्सु ने तुरंत आकर उसे रोक दिया और कहा, चूनान, सोंग कियांग 9वें स्तर का मार्शल दाओ है, तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। लड़ाई से पहले मार्शल दाओ के 9वें स्तर तक पहुंचने के लिए कुछ समय मेरे पिता के साथ क्यों न रहे? यह सुनकर सोंग कियांग तुरंत क्रोधित हो गया और बोला, अरे, तुम्हें बोलने का अधिकार किसने दिया? अध्याय 25, अत्यंत अभिमानी। एक तेज हथेली के प्रहार से उसने उसे अथाह गति से गुनयानक्सु की ओर निशाना बनाया। इस दृश्य ने तुरंत ही पूरे दर्शकों को स्तब्ध कर दिया। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि सोंग कियांग वास्तव में गुनयानक्सु पर हमला करेगा। यहां तक कि गुनयानक्सु के चेहरे पर भी घबराहट के कुछ निशान दिखाई दिए। सोंग कियांग का स्तर उससे कहीं अधिक था और उसके पिता भी एक संप्रदाय के वरिष्ठ थे, इसलिए वह गुनयानक्सु की पृष्ठभूमि या स्थिति से भयभीत नहीं था। जैसे ही हथेली गुनयानक्सु के चेहरे पर लगने ही वाली थी, अचानक एक हाथ ने सोंग कियांग की कलाई पकड़ ली, जिससे वह 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाया। गुनयानक्सु ने अपना मुंह ढक लिया और बड़बड़ाते हुए बोली, चूनान। सोंग कियांग ने पाया कि लाख कोशिश करने के बावजूद वह खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। गुस्से से भरे चेहरे के साथ उसने चूनान को घूरते हुए कहा, अरे बदमाश, मुझे रोकने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूं? चूनान ने सोंग कियांग की कलाई कसकर पकड़ ली और कहा, मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो। क्या तुम बहुत शक्तिशाली हो? चूनान का लहजा शांत था, जिससे सोंग कियांग के प्रति कोई सम्मान नहीं झलक रहा था। अंत में एक जोरदार झटके के साथ सोंग कियांग कुछ कदम लड़खड़ा गया और लगभग जमीन पर गिर ही गया। उसके बगल में खड़े 9वें स्तर के मार्शल दाओ के शिष्यों ने सोंग कियांग को सहारा दिया। उसने गंभीर चेहरे के साथ खुद को संभाला और कहा, तुम में कुछ ताकत तो है, लेकिन अगर हम अखाड़े में होते तो तुम मेरे सामने 3 चाल भी नहीं टिक पाते। तुम निकम्मे हो, क्या तुम्हारी हिम्मत है मेरी चुनौती स्वीकार करने की? सोंग कियांग ने सोचा कि अभी अभी उसने लापरवाही बरती थी। अगर यह असली लड़ाई होती तो चूनान उसका मुकाबला नहीं कर पाता। अगर लड़ना चाहते हो तो लड़ो। मैं, चूनान, तुमसे नहीं डरता, चूनान ने सीना फुलाकर गर्व से कहा। सोंग कियांग बेहद खुश था। उसे सचमुच डर था कि चूनान उसका सामना करने की हिम्मत नहीं करेगा और भाग जाएगा। इसलिए उन दोनों ने जल्दी से चुनौती की प्रक्रियाओं को पूरा किया और तेजी से नंबर 1 अखाड़े में कदम रखा। बाहरी संप्रदाय के बहुत सारे शिष्य इकट्ठा हो गए, जबकि गुनयानक्सु चिंता से खड़ी रही। हालांकि चूनान की ताकत में सुधार हुआ प्रतीत होता था, लेकिन वह मार्शल दाओ के 9वें स्तर के सोंग कियांग का मुकाबला कैसे कर सकता था? जैसे ही द्वंद्व युद्ध शुरू हुआ, सोंग कियांग ने कुटिल लहजे में कहा, चू हाई सीनियर ने मुझे एक संदेश पहुंचाने का काम सौंपा है। उन्होंने कहा है कि सम्राट स्तर की मार्शल नस होने के बावजूद भी तुम किसी काम के नहीं हो। तुम अपना पूरा जीवन बस उसकी सीढ़ी बनकर ही बिताओगे। चूनान ने जवाब दिया, इसके बाद चूहाई को बता देना, वह मेरा बकाया दुगुना करके चुकाएगा। अहंकारी, सोंग कियांग ने जमीन से लात मारी और एक भयंकर बाघ की तरह चूनान पर झपटा। उसने एक ऐसी अदम्य शक्ति से मुक्का मारा जो मार्शल दाओ के 9वें स्तर के मार्शल आर्टिस्ट के योग्य थी, यहां तक कि गुनयानक्सु भी उसके सामने फीकी पड़ जाती। फिर भी चूनान उस मुक्के के सामने अविचलित रहा, यहां तक कि उसके होठों पर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान भी थी। नीचे मौजूद भीड़, जो चूनान को चुनौती देने की तैयारी कर रही थी, हंसते हुए बोली, चूनान बातें तो बड़ी बड़ी करता है, लेकिन जब लड़ने की बात आती है तो वह बुरी तरह डर जाता है। सोंग कियांग आत्मविश्वास से भरा हुआ था और चूनान का प्रदर्शन देखकर उसे लगा कि जीत निश्चित है। जैसे ही उसने चूनान के चेहरे पर मुक्का मारने का निशाना साधा, अचानक एक दर्दनाक चीख हवा में गूंज उठी। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? सभी लोग यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। उन्हें उम्मीद थी कि चूनान चीखेगी, लेकिन सोंग कियांग पीछे की ओर उड़कर गिर गई।
तेज हवा के झोंके से उड़कर सोंगकियांग बुरी तरह घायल हो गए और लगभग मंच से गिर ही गए थे। चूनान ने मुक्के मारने की क्रिया जारी रखते हुए तिरस्कारपूर्वक कहा, बस इतना ही। उसका रवैया लापरवाह था, वह सोंगकियांग के तरीकों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहा था। निर्जन गहन रूपांतरण सूत्र एक दिव्य स्तरीय सर्वोच्च साधना तकनीक है। मार्शल कौशल का उपयोग किए बिना भी उसकी रक्षा और आक्रमण क्षमता लगभग सभी 9वें स्तर के मार्शल आर्टिस्टों से कहीं अधिक थी। यह कैसे संभव है? क्या सोंगकियांग सचमुच हवा में उड़ गया? जब चूनान ने मुक्का मारा तो मैं उसे ठीक से देख भी नहीं पाया, वह बहुत तेज था। फिर चूनान, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। पराजित सोंगकियांग को लगा कि उसे बहुत बड़ा अपमान सहना पड़ा है और वह गुस्से से उठ खड़ा हुआ। उसकी आभा फूट पड़ी, उसका पूरा शरीर तेज लाल रोशनी से जगमगा उठा, जिससे संकेत मिला कि वह किसी मार्शल स्किल का उपयोग करने वाला है। सोंगकियांग, तुम बहुत कमजोर हो, चूनान ने ठंडे लहजे में कहा और सोअरिंग विंड स्काई स्टेपिंग तकनीक का उपयोग करके कई अवशिष्ट छायाएं बनाई। सोंगकियांग अपनी मार्शल स्किल के लिए शक्ति जुटाने से पहले ही चूनान उसके करीब आ गया था। एक और जोरदार मुक्के से उसने सोंगकियांग की मार्शल स्किल को बाधित कर दिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। अभी अभी तुम इसी हाथ से गुन यानक्सू को मारना चाहते थे, है ना? चूनान ने सोंगकियांग की ओर देखते हुए निर्दयता से कहा। गुस्से से आग बबूला होकर सोंगकियांग ने चूनान को घूरते हुए कहा, कमीने, तुम क्या करना चाहते हो? बिना कुछ कहे चूनान आगे बढ़ी और एक झटके के साथ सोंगकियांग का दाहिना हाथ सीधे टूट गया। उसकी दर्द भरी चीखें सबके कानों में गूंज उठीं। आह! चूनान, सोंगकियांग दर्द से चिल्लाया और बेहोश हो गया। सभी लोग चौंक गए, यह सोचकर कि चूनान बहुत ही निर्दयी थी। इतनी जल्दी हार गए। चूनान ने सोंगकियांग की ओर तिरस्कार भरी नजर से देखा और उसे मंच से धक्का देकर नीचे गिरा दिया। फिर चूनान ने उन मार्शल आर्टिस्टों की ओर देखा जो पहले सोंगकियांग के साथ खड़े थे और कहा, और कौन मुझे चुनौती देना चाहता है, आगे आओ। कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। पलक झपकते ही चूनान ने मार्शल दाओ के 9वें स्तर के सोंगकियांग को हरा दिया। इस दृश्य ने सभी को गहरा सदमा पहुंचाया। परिणामस्वरूप मार्शल दाओ के 9वें स्तर पर मौजूद वे लोग जो चूनान के प्रति आक्रामक थे, एक दूसरे को हिचकिचाते हुए देखने लगे। आखिरकार उनकी ताकत लगभग एक जैसी थी, भले ही वे सोंगकियांग से ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। अंत में हरे वस्त्र पहने और तलवार लिए एक मार्शल आर्टिस्ट ने कहा, एक चूनान ने तुम्हें इस तरह डरा दिया, वाकई दयनीय है। सोंगकियांग ने महज लापरवाही की थी। इस बार मैं उसे मौका नहीं दूंगा। क्या चूनान ने सोंगकियांग का हाथ नहीं तोड़ा था? तो फिर इसी मंच पर मैं उसके चारों हाथ पैर काट डालूंगा। इसके साथ ही हरे रंग का वस्त्र पहने मार्शल आर्टिस्ट मंच पर कूद पड़ा और भीड़ की निगाहों के सामने उसने अपनी स्टोरेज रिंग को टैप किया और एक गहरे काले रंग का कवच पहन लिया। वू फेन के पास वास्तव में उच्च श्रेणी का नश्वर मार्शल कवच है। उच्च श्रेणी का मॉर्टल मार्शल कवच मार्शल दाओ के 9वें स्तर से 10 से अधिक हमलों का सामना करने के लिए पर्याप्त है। वू फेन की तलवारबाजी की मार्शल कला पहले से ही बेहद शक्तिशाली है। इस अद्वितीय रक्षा क्षमता के साथ चूनान के पास कोई मौका नहीं है। मंच पर वू फेन ने चूनान को घृणा से देखते हुए व्यंग्य किया और कहा, चूनान, मैं तुम्हें बाहरी संप्रदाय के सभी शिष्यों के सामने पूरी तरह से अपंग कर दूंगा। उनकी चुनौती केवल चूहाई को प्रसन्न करना ही नहीं थी, बल्कि गुन यानक्सू को भी प्रसन्न करना था। चूंकि गुन यानक्सू अक्सर चूनान की ओर से बोलती थी, इसलिए बाहरी संप्रदाय में अफवाहें फैल गई थीं, जिससे उसकी ईर्ष्या और बढ़ गई थी। इसलिए वह गुन यानक्सू के सामने चूनान को हराना चाहता था, ताकि वह अपनी ताकत साबित कर सके और उसे दिखा सके कि वास्तव में किस पर भरोसा करना उचित है। चूनान ने शांत भाव से कहा, चूंकि तुम कहते हो कि तुम मुझे अपंग करना चाहते हो, तो मुझे तुम्हें अपंग करने के लिए दोष मत देना। अहंकारी, अहंकारी, सचमुच अहंकारी। वू फेन हंसते हुए अपनी लंबी तलवार को कसकर पकड़े हुए बोला, आज मैं तुम्हें अपनी ब्लैक ब्रिलियंट स्वॉर्ड तकनीक दिखाऊंगा। स्विश! वू फेन एक अजगर की तरह समुद्र से बाहर निकला। उसकी आभा अतुलनीय रूप से तेज थी। उसकी लंबी तलवार से एक घोर काली रोशनी निकल रही थी जो चूनान की ओर बढ़ रही थी। सोंगकियांग की चेतावनी भरी कहानी से सबक लेते हुए उसने तुरंत अपनी सबसे कुशल मार्शल कला का प्रयोग किया। उन्नत मार्शल कौशल, ब्लैक ब्रिलियंट स्वॉर्ड तकनीक। अचानक तलवार की ऊर्जा से अखाड़ा भर गया और वू फेन के हमले बेहद क्रूर थे, मानो पल भर में ही जान ले लेने का लक्ष्य रखते हों। नीचे मौजूद भीड़ में चर्चा हो रही थी। कहा जाता है कि वू फेन की ब्लैक ब्रिलियंट स्वॉर्ड तकनीक ने लघु सफलता के स्तर को प्राप्त कर लिया है और बाहरी संप्रदाय पर अपना प्रभुत्व जमा लिया है। अगर चूनान के पास सिर्फ शारीरिक शक्ति है तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। वू फेन के घातक इरादों का सामना करते हुए चूनान शांत रहा और उसने सोअरिंग विंड स्काई स्टेपिंग तकनीक का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हुए हमलों से खुद को बचाया। वू फेन के क्रूर हमलों के बावजूद चूनान को जरा भी चोट नहीं पहुंची। 1 दर्जन चालों के बाद भी वू फेन चूनान को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सका, जिससे वह थोड़ा शर्मिंदा और क्रोधित महसूस कर रहा था। खुद को रोक न पाने के कारण वह चिल्लाया, कमीने, अगर इतनी हिम्मत है तो भागना बंद करो। चूनान ने एक और वार से बचते हुए ठंडे लहजे में कहा, वू फेन, तुम्हारी तलवार वाकई बहुत धीमी है। मुझे सचमुच ऐसी बेकार तलवारबाजी से चोट खाने की कोई इच्छा नहीं है।